अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी के जलसे में हुकूमत के खिलाफ नई मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसके दो बड़े मकासद हैं। पहला हदफ होगा अपने बानी की रिहाई, जबकि दूसरा हदफ होगा 26वीं आईनी तरमीम, जो आ भी गई, मंजूर भी हो गई और इन तरमीम की रोह से अदालती ऐवानों में एक के बाद एक बड़ी तब्दीलियां आ भी गई। लेकिन तहरीक इंसाफ अभी भी इन आईनी तरमीम के खिलाफ सियासी मुहिमजोई और बयानियां बनाने पर बज़िद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वलीद मकसद तो अपने बानी की रिहाई की राह हमवार करवाना है। लेकिन आज से पीटीआई की जानिब से सवाबी में जो सियासी तहरीक का आगाज किया गया है, उसको हालिया कानून साजी के खिलाफ पहली बार अवामी रिएक्शन का नाम दिया गया है। तभी 2 हफ्तों बाद ही सही, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले हफ्ते 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर ही दिया है। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बकौल पीटीआई अदलिया को भी आजाद करवाएगी और बानी को भी, वो भी अमरीकी मदद के बगैर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नेक्स्ट वीक में भी वो कवानीन चैलेंज करेंगी सुप्रीम कोर्ट में। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगी। पाकिस्तान की अदलिया हम आजाद करवा के रहेंगे। पाकिस्तान के इन के मुताबिक खान साहब की रिहाई और आजादी यहाँ से मुमकिन होगी। किसी भी बैरूनी मुल्क बशमूल अमेरिका के मदद की तलबगार नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौकिफ इसलिए भी इंतहाई दिलचस्प और मानी खेज है, क्योंकि यही वो 26वीं तरमीम है जिसके तहत जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी काबिल कबूल करार दिया है। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने जा रही है, क्या ये चीफ जस्टिस की तकर्री के अमल को भी रिवर्स नहीं करेगी? गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी जलसे में अवामी ताकत का मुजाहरा तो किया, लेकिन एक बार फिर मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुताल्लिक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत बज़ाहिर अगली बार या उससे भी अगली बार के गिर्द घूम रही है, जिसकी तस्दीक एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के आज के खिताब से भी हुई, जिन्होंने न सिर्फ फाइनल कॉल देने से मुताल्लिक अपने ही दावे को नजरअंदाज किया, बल्कि मुस्तकबिल में भी किसी कॉल को बानी की हिदायत से नथी किया, जिनके बकौल बानी रवा माह ही कॉल देंगे। नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। यही नवंबर का महीना है जिसमें इमरान खान कॉल देगा, और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं करेंगे। दूसरी जानिब पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने भी किसी फाइनल कॉल आने को मुस्तरद किया, उल्टा अपने ही वर्करों को पार्टी कायदीन के खिलाफ बात करने से भी खबरदार किया, जिनके बकौल पीटीआई क़यादत बिलखसूस अली अमीन गंडापुर और कारकुनों में तकसीम पैदा करने वाले दुश्मन हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुस्तकबिल की हिकमत अमली से मुताल्लिक गैर वाज़ेह या गैर यकीनी मौक़िफ़ की वजह पार्टी में मौजूद धड़ेबंदी और एहतजाजी तहरीक को लेकर गैर संजीदगी को भी मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, खासतौर पर जब हालिया कई एहतजाजों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का किरदार भी मशकूक निगाहों से देखा गया। इसके बाद सूरत हाल यहाँ तक आ पहुंची है कि क़यादत के साथ साथ कारकुनों ने भी अली अमीन गंडापुर के किरदार पर सवालात खड़े करने शुरू कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर को गुज़िश्ता शब भी अपने कारकुनों के गैज़ और गज़ब का सामना हुआ, जब वज़ीर आला हाउस पेशावर में जेल से रिहाई पाने वाले पीटीआई कारकुन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुख्तसर मुलाकात और 1000 रुपए मिलने पर सीख पा हो गए। कारकुनान का कहना था कि वज़ीर आला ने 3 घंटे इंतजार करवाया और 5 मिनट मुलाकात करके चले गए। वज़ीर आला मुख्तसर गुफ्तगू के बाद वापस जाने लगे तो कारकुनान ने नारे लगाए। कारकुनों ने वज़ीर आला हाउस में एक कारकुन को इज्जत दो के नारे लगाए। कारकुनान का कहना था कि हम बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक में गिरफ्तार हुए 1000 रुपए के लिए नहीं। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने भी यह दावा किया था कि आज का सवाबी जलसा मुस्तकबिल में एक बार फिर बड़े अपोजिशन अलायंस की बुनियाद डाले जाने के लिए पहला कदम साबित होगा, और मुमकिन तौर पर इसी अपोजिशन अलायंस से मुतालिक यह कयास आराइयां भी हो रही थी कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात की भी ख्वाहिश का इजहार किया गया है। लेकिन इस मुतालिक भी आज तहरीक इंसाफ को एक बड़ा धचका लगा जब JUI ने ऐसी किसी भी ख्वाहिश को यह अक्सर मुस्तरद कर दिया है। JUI तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बानी पीटीआई से मुलाकात ज़ेरे गौर नहीं। JUI के तर्जुमान असलम गौरी के मुताबिक सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को इस सिलसिले में कोई टास्क नहीं दिया गया। असलम गौरी का मजीद कहना था कि बानी पीटीआई के मुकदमात का फेयर ट्रायल होना चाहिए। पीटीआई से बतौर अपोजिशन जमात राब्ता है और रहेगा। तर्जुमान का कहना है कि मुख्तलिफ इशूज़ पर मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रहेगा। जहां तहरीक इंसाफ अपनी सियासी हिकमत अमली से मुतालिक इबहाम का शिकार दिखती है, वहां हुकूमत भी सटपटाई हुई महसूस होती है। जब जलसा तो सवाबी में हुआ, लेकिन रावलपिंडी में 3 रोज के लिए
दफा 144 का निफाज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में जलसे, जुलूस, रैली समेत हर किस्म के इज्तिमाआत और असलहे की नुमाइश पर सख्त पाबंदी आयद होगी। तहरीक इंसाफ का इल्जाम है कि पाबंदी सवाबी जलसे के काफिलों को रोकने के लिए लगाई गई है। हुकूमत की जानिब से पानी पीटीआई को लेकर एक और फिक्र की बात हालिया अमरीकी इलेक्शन के नताइज की सूरत में भी सामने आई है, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमरीकी सदर बने, जिनके साथ ही यह बयानिया भी बनना शुरू हुआ कि अब बानी पीटीआई की रिहाई मजीद आसान हो जाएगी। गो के हुकूमत इस तासुर को यकसर मुस्तरद तो कर रही है, लेकिन तकरीबन हर रोज ही इस इम्कान से मुतालिक अपना मौक़िफ़ जरूर दिया जा रहा है। आज भी हुकूमती तर्जुमान अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ से जुड़े तमाम चैलेंजेस को कुछ इस तरह मुस्तरद किया। 26वीं आईनी तरमीम पे ये गए मसवदा लेके खान साहब हम मसवदा ले आए हैं। उसने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, निकल जाओ यहाँ से, मुंह उठा के मसवदा लेके आ गए हो। मैं कह रहा हूँ मुझे जेल से रिहा करवाओ और तुम लोग मसवदे लेके फिर रहे हो। हामिद खान साहब ने एक भी दिन खुल के 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं की। बुकला मोहर लगा चुके अप्रूवल की 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, केपी में कोई काम नहीं हो रहा। वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मजे का खेज एक बात है। तो लंदन में काजी फाइज ईसा की गाड़ी के सामने एहतजाज करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ भी हुकूमत एक्शन में आ गई है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 23 कारकुनों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए हैं, जबकि उनकी हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत से भी राब्ता कर लिया गया है। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम में ये बताएगा कि आज स्वाबी जलसे में कोई भी फाइनल कॉल नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी तहरीक चलाने के हवाले से, जिसका आपने हमारे प्रोग्राम में गुज़िश्ता हफ्ते ही कहा था कि 9 नवंबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रही है। ऐसा कोई ऐलान आज नहीं आया, तो क्या फिर अब सब उम्मीदें जो है वो व्हाइट हाउस से ही हैं आपको वाबस्ता, जब वहाँ पर ट्रंप साहब आएंगे, या ये जो जलसे हैं ये सिर्फ लहू गर्म रखने का है एक बहाना? थैंक यू समर साहब, और बड़ा पुरजोश किस्म का आपने इब्तिदाइया बोला है, उसके ऊपर मुबारक। भाई ना हमने कभी वाइट हाउस से कोई उम्मीद लगाई थी, ना हम लगाएंगे। ठीक है, एक डायस्पोरा ने बड़ी एफर्ट की है वहाँ, एक इन्होंने किया है, एड्रेस किया है, उनके अपने इश्यूज़ हैं, इस मुल्क के साथ उनकी मोहब्बत है, तो वो एक अलग कहानी है। हम पाकिस्तान के मसाइल चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रह के ही किए जाएँ। अच्छा, मूवमेंट जिसका जिक्र मैंने किया था, आपने सही कहा, वो शुरू हो गई है आज से। आप देखेंगे कि ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ बातें थी गंडापुर साहब की तरफ से कि निकलेंगे, घरों को वापस नहीं आएंगे, ये हम सुन रहे पिछले कई हफ्तों से। नहीं, इसी तरह की ये नई बातें नहीं है। देखिए, खान साहब ने ऑर्डर करना है कि जी इस दिन आपने फाइनल कॉल है हमारी, और वो जैसा कि गंडापुर साहब ने कहा है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उस वक्त आगे क्यों चले गए आप? ये एक पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन है जो आज से लॉन्च हो गई है, और इसके आप देखें कोयटा में जलसा हुआ है, वहाँ जो पुलिस ने हाल किया वो आपके सामने है, यहाँ हुआ है, उसके बाद कराची में जा रहे हैं, कराची के बाद पंजाब में हम आ रहे हैं। सो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के साथ ये पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन जो है, इसके साथ साथ जो हमारी पार्टी का जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर है यूसी लेवल तक वो मोबिलाइज होया हुआ है, और वो लोगों को एक्टिवेट कर रहा है। आज अमेरिकी झंडा क्या कर रहा था वहाँ पे? आप तो कह रहे हैं गुलामी ना मंजूर, ना वहाँ से कोई उम्मीदें। मैंने झंडा तो नहीं देखा। आपने जलसे के अंदर आपका वर्कर झंडा लेके आ गया था, अमेरिका का काफी बड़ा झंडा था। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। ऊपर तराने चल रहे थे गुलामी ना मंजूर, नीचे अमेरिका का झंडा लेके कारकुन ने कहा गया। नहीं, मैंने नहीं देखा, नहीं देखा। लेकिन ठीक है, हर कोई बंदा होता है, पॉलिटिकल माइंडेड जो लोग होते हैं वो अपने अपने तरीके से अपने अपने तई वो देखते हैं। कारकुनान के अंदर ये उम्मीद काफी ज्यादा है, आपके पार्टी के कारकुनान के अंदर उम्मीद काफी ज्यादा है। आपके पीटीआई यूएस चैप्टर हो गया, आपका पीटीआई यूके चैप्टर हो गया, वहां से ये उम्मीद दिलाई गई है आपके कारकुनान को कि इसीलिए वो अमेरिका का झंडा लेकर आ गए। देखिए, मैंने अर्ज किया ना कभी उम्मीद लगाई थी, और खान साहब की आज की स्टेटमेंट भी आप पढ़ लीजिए, उसमें उन्होंने ये बड़े ज़ोर के साथ ये रिट्रेट किया है कि जी पाकिस्तान के मसाइल को दूसरा मुल्क हल नहीं करेगा, पाकिस्तान के मसले पाकिस्तान में हल करने हैं। कैसे हमारा हमेशा में कैसे हल होंगे? क्या ऑप्शंस होती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पास मसले हल करने की? जो फस्तायत का जो आलम है वो तो 2.25 साल से हो रहा है ना, वो तो आप देख रहे हैं, उसमें तो कोई इसकी शिद्दत में तो ऑप्शंस का पूछता हूं कि ऑप्शंस क्या है? मैं आपको बताता हूं ऑप्शंस का। देखिए, एक आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं तो वो एक ऑप्शन होता है, वहाँ आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कानूनी महाज के ऊपर आपके पास ऑप्शंस होती हैं, हम वो भी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में तो आप उसके बाद हुकूमत ने जो बिल चाहा वो मंजूर करवाया, वहाँ तो आप कुछ भी नहीं कर सके। शोर शराबा जो आप एक होता है वो भी उस तरह से आप नहीं कर सके वहाँ पे। हुकूमत के पास रियासती फस्तायत मौजूद है जिसका वो बेजा और वाफिद तादाद में इस्तेमाल करती है।
वो ना लोगों की जानों का ख्याल है, ना लोगों की इज्जतों का ख्याल है, ना लोगों की बिजनेसेस का ख्याल है, ना लोगों की फैमिलीज का ख्याल है, ना उनकी ऐसे में माओ कैसे बहनों का चलेगी ख्याल है। तरीका? सुन लें जी, जी, जी। लंबी चौड़ी है। आप तो बयान किया आपने, कुछ थोड़ी सी ज़रा जी, जी, बोलें। हमें भी कुछ दे दें। औरतों की इज्जतों का ख्याल है, बच्चों की इज्जतों का ख्याल है। क्या पाकिस्तान की 76 साल तारीख में आपने फस्तायत का ये आलम देखा है? जलसा हो रहा है 100 किलोमीटर दूर सवाबी में। इस्लामाबाद क्यों लॉकडाउन है? मुझे आप घर से यहाँ आने में डबल से ज़्यादा टाइम लगा है। इस्लामाबाद में 2 तो इंटरचेंजेस बन रही है यहाँ पे, उस वजह से कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। पिंडी के अंदर मोटरवे 144 नाफिज हुई आज। मोटरवे क्यों बंद है? पेशावर रोड क्यों बंद किया गया है? इस्लामाबाद की पिंडी की सड़कें क्यों बंद की गई हैं? पिंडी में ये आप सवाल उनसे की गई है, पूछे कि बिल्कुल वो तो- आपको खौफ का जो आलम है वो ये है इन लोगों के ऊपर कि एक जलसा जो है इससे इनकी रात की नींदें हराम हो जाती हैं और ये रियासत की फस्तायत जो है उसकी भरमार करते हैं ताकि हम जलसा ना कर सकें। जलसा तो फिर भी हम कर रहे हैं। पीटीआई की सबसे बड़ी जीत ये है कि हम इस पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं रियासत की फस्तायत के, रियासत के जुल्म जबर बर्बरियत के बावजूद। ये सबसे बड़ी चीज़ है। एक तासुर जो ये बन रहा है कि ये मूवमेंट बहुत स्लो है और रिजल्ट ओरिएंटेड अभी तक साबित नहीं हो सकी तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद। हर मतलब होता कि अगली बार जब निकलेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर वही आवाम को जो है वो एक उम्मीद दिलाई जाती है। अब ये तासुर जो है वो तकवीत पकड़ रहा है कि शायद जो टॉप लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कॉम्प्रोमाइज़ है या क्या वजूहात है। आज आसिफ साहब ने भी कुछ देर पहले ये कहा है कि 25 से 50% लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए, ये कहना आसान है, जो हकीकत से इसका दूर पार का भी कोई ताल्लुक नहीं है फ्रैंकली। ये और बात है कि पीटीआई में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बड़ी देर से कोशिश हो रही है, बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल कामयाब नहीं हुए ना, आज भी कामयाब नहीं है ये लोग। 5-6 लोगों को जो उठा लिया इन्होंने, जिस तरीके से उठाया है वो भी आपको पता है, आपकी बैकग्राउंड उसको भी सारा कुछ पता है। पीटीआई जो है वो इतनी देर में मैं देखता कि पीएमएलएन के साथ पास्ट में हुआ है, ख़त्म हो गई पार्टी, पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। पीटीआई ना सिर्फ ये कि कायम रही है बल्कि और मजबूत हुई है और बड़ी हुई है और फैली है। तो ये हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी जो शहादत है वो आपके सामने मौजूद है। आगे का लायामल क्या? आगे का लायामल आज शुरू हो गया। पब्लिक मोबिलाइजेशन, जैसा कि मैंने अर्ज किया, वो हो रही है और पब्लिक मोबिलाइजेशन का जो अंजाम है वो उस मूवमेंट के ऊपर होगा या उस इवेंट के ऊपर होगा जिसका हुक्म जो है वो खान साहब ने सादर करना है। क्या है इवेंट? वो कब होगा? वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। नेशनल लॉकडाउन हो सकता है, लॉन्ग मार्च हो सकता है, धरना हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम एंड अदर थिंग्स। कब करेंगे ये इसी महीने के अंदर जो है वो पूरा इरादा है और हमें इंडिकेशन भी दी गई है कि इसी महीने में ये सब कुछ होगा। कहाँ से इंडिकेशन मिली है? खान साहब की तरफ से आती है इंडिकेशन जनाब। और जगह कहीं और से इंडिकेशन कोई आ गई आते हैं, हमें इंडिकेशन मिली है तो खान साहब की इंडिकेशन होती है। तो नवंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले भी आपने 2022 में भी आपने नवंबर में एक मूवमेंट चलाई थी, इस बार भी नवंबर में मूवमेंट। ये कोई इसमें कोई है मुमासलत या कोई इसमें इत्तेफाक है या हमें उम्मीद थी कि हमें कानूनी महाज से कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन अब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो बची खुची भी इंडिपेंडेंस थी जुडिशरी की वो भी इन्होंने खत्म। 16 महीने हो रहे हैं खान साहब को एक गैर आईनी और गैर कानूनी सजा काटते हुए। बहुत हो गया ना। चीफ जस्टिस ने तो कोई भी ऐसा काम नहीं मैं सिर्फ आईनी बेंचेस की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आईनी बेंच की बात मुखालफत की, आईनी बेंच की भी, जो मैंने आईनी बेंच की बात ने वोट दिया था और उसके अंदर भी मैंने आईनी बेंच की बात की है सर। दैट इज इट। 16 महीने हो रहे हैं तकरीबन खान साहब को एक गैर और गैर कानूनी कैद काटते हुए। अब इसको ख़त्म तो करना है ना। अगर हमें पार्लियामेंट के अंदर से रिलीफ नहीं मिला, अगर हमें कानूनी महाज के ऊपर रिलीफ नहीं मिला, तो लाजमी बात है हमने पब्लिक के पास जाना है। हमारा मेन सपोर्ट बेस जो है हमने उसको वही होगा। रास्ते बंद, उसको सामने हर तरफ खड़े कर दिए जाएंगे, रास्ते बंद हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अटक का पुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे, फिर वही शोर शराबा होगा, मुल्क बंद होगा, कारोबारी अफराद का नुकसान होगा। आगे आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। आप देख लीजिए ठंडापुर साहब रास्ते से फरार वो नहीं हुए थे। फरार ये लफ्ज़ आई थिंक गैर मुनासिब है इस्तेमाल करना। जो कुछ भी हो गया वो खत्म हो गया। इट्स ऑल इन द पास्ट। इट्स ऑल इन द पास्ट। आप आगे देखिए कि क्या होता है। आगे बहुत कुछ होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और खान साहब आप कह रहे हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड मूवमेंट होगी और खान साहब को रिहा करवाएंगे इंशाअल्लाह, धरने या लॉकडाउन या एहतजाज करके उसकी सूरत में गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल। क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। हम करेंगे
और खान साहब को रिहा कराया। अच्छा, इस मूवमेंट के अंदर बुशरा बीबी या खान साहब की जो बहनें हैं वो भी शामिल होंगी, क्योंकि ये खान साहब की रिहाई की मूवमेंट है, ये कोई सियासी मूवमेंट नहीं है आप ही के बकौल? उनकी सपोर्ट तो मौजूद है ना जी, अपने भाइयों के लिए या अपने मतलब खान साहब की जो बेगम साहब है उनकी खान साहब के लिए लाजमी बात है, उनकी सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन वो उनका पॉलिटिकल रोल खान साहब बारहा ये बावर करवा चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि इनका पॉलिटिकल रोल है। जब पार्टी को पॉलिटिकल रिहाई के लिए निकली थी नुसरत भुट्टो साहिबा, उनके सर पे डंडा भी पड़ा था, फिर मियां नवाज शरीफ की रिहाई के लिए निकली थी बेगम कुलसूम नवाज, वो एक गैर सियासी शख्सियत थी, तो लोग उससे लिंक करते हैं। अभी अगर हम वो ये सामने आएंगी या ये करेंगी या इनको पार्टी में कोई टास्क दिया जाएगा तो आप फिर नारा लगाएंगे कि देखिए मारूसी सियासत, ये तो सियासी मूवमेंट आप कह रहे नहीं है ना, ये तो आप कह रहे हैं कि उनका जो रोल है वो एक गैर सियासी रोल है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। पहले भी भाई बेगम साहबा ने, बुशरा बीबी ने अब 8-9 महीने जेल में रही हैं बगैर किसी जुर्म के अभी रहा होके आई हैं। बहनें उनकी हर हेयरिंग के ऊपर होती हैं, हर एहतजाज का हिस्सा बनती हैं, लेकिन खान साहब बावर करवा चुके हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एहतजाज में शरीक नहीं होंगी। अच्छा, आप 26वीं आईनी तरमीम भी चैलेंज करने जा रहे हैं, सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होगी या बाकी कवानीन जो पास हुए हैं, जिसमें काफ़ी सारे कुछ एक्ट भी पास हुए थे पिछले हफ्ते, वो सब चैलेंज होंगे? कुल्लियतन रिजेक्ट कर चुके हैं और इनको कुल्लियतन जो है हम इनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तमाम मामला जाएंगे आईनी बेंच के अंदर। आईनी बेंच में तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी मर्जी मंशा के मुताबिक कुछ इसमें मिल सके, तो ये एक एक्सरसाइज का इसका फिर मकसद क्या होगा? हमने अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है, उसके आगे हम कोई गन उठा के लड़ाई तो नहीं कर सकते ना, हमने तो यही रहना आइन और कानून में। तो मुमकिन नताइज की बात कर रहा हूं, इसमें कामयाबी हो सकती है, तो वहां गया ही कोई नहीं है। बिल्कुल हो सकती है, कामयाबी हो सकती है, हम बिल्कुल नाउमीद नहीं है, ज़मीर जागते हुए वक्त नहीं लगता। अच्छा जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारी एक्सरसाइज के बाद भी अगर रिहाई नहीं होती तो फिर क्या है? फिर मुज़ाकरात की तरफ आएंगे, जारी रहेगी, बातचीत की तरफ आएंगे, हमारी मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ आएंगे, या फिर यही दोबारा से होगी? हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी खान साहब की रिहाई तक, क्योंकि इसे फाइनल कॉल कहा जा रहा था, क्योंकि इसे फाइनल कॉल कहा जा रहा था। फाइनल कॉल के बाद फिर आगे क्या है? एक और फाइनल कॉल है या फिर मुज़ाकरात या बातचीत की तरफ आएंगे? मैंने आपको इसका जवाब मैं 5 मिनट पहले भी दे चुका हूँ कि आज से एक मोबिलाइजेशन कैंपेन शुरू हो गई है, बल्कि ये पहले से शुरू हो चुकी हुई है। आज उसका एक मेजर मैनिफेस्टेशन थी, सवाबी का जलसा, अब ये जारी रहेगी। ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर मोबिलाइजेशन हो रही है, एक्टिविस्ट को, वर्कर्स को मोबिलाइज किया जा रहा है, ताकि जब फाइनल कॉल आए, जब भी आए, खान साहब जब भी कहें कि जी अब आपने मूव आउट करना है, तो हम तैयार रहें, बिल्कुल तैयार हों कि हम मूव आउट करने के लिए। ये है कि बड़ी सिंपल सी बात ये है। अच्छा, ये बताएं कि इस सारी मूवमेंट के साथ साथ आगे अब मुज़ाकरात या बातचीत वाला चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो गया है, या उसकी भी एक रहेगी हुकूमत के साथ खान साहब की रिहाई के लिए, या हुकूमत के साथ या इदारों के साथ जो बातचीत की एक कोशिश थी? हुकूमत के साथ जो है, ये 3 जमातों के साथ तो बातचीत करने का जो इख्तियार था वो महमूद चकज़ई साहब को दिया हुआ था। वो क्यों नहीं आगे बढ़ा? वो नहीं बढ़ी बिकॉज इनके आपस में डिविजन्स, हुकूमत के अंदर डिविजन्स हो गई थी उस सिलसिले में। तो वो जो कुछ करें, उनके पास प्रेरोगेटिव मौजूद है। जहाँ तक रहा इदारों के साथ बातचीत करने का, मैं उसके हक़ में हूँ। मैं आपको कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, बाकी जगह भी कहता हूँ, पाकिस्तान अगर फोकस है, पाकिस्तान की आवाम अगर फोकस है और पाकिस्तान को चलाना अगर ऑब्जेक्टिव है, तो पीटीआई के साथ बात करनी होगी, खान साहब के साथ बात करनी होगी। उसके बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता, ये एक हकीकत है। हम जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लें, उतना ही सबके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की, जिनका कहना है कि मुल्क के आगे बढ़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत ज़रूरी है इदारों की जानिब से। इसी पे प्राइम में एक ब्रेक शामिल करके ब्रेक से वापस आएंगे, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी लेंगे और तज्ज़िया भी शामिल करेंगे मुनीर फारूक साहब का कि होने क्या जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नवंबर में आखिरी कॉल देने जा रही है और इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज करने का फैसला किया गया है। हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, सारी सूरत हाल में बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान से। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि एक तरफ तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गए हैं सदर, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें हैं कि वो उनके बानी को रिहा करवाएंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद भी इसी नवंबर के महीने में अपनी आखिरी कॉल देने का ऐलान कर दिया है आज सवाबी के जलसे में अपने बानी को रिहा करवाने के लिए। तो बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल नहीं बनने जा रही हुकूमत के लिए?
शुक्रिया समर साहब। सबसे पहले तो मैं दुआ करना चाहता हूँ, आज जो शोहदा हैं कोयटा पे जो हमला हुआ है आज दहशतगर्दी का, 26 पाकिस्तानी शहीद हुए, 62 जख्मी हैं, कि शहीदों की मगफरत की दुआ है, अल्लाह ताला उनके खानदानों को सब्र दे, और जो जख्मी हैं अल्लाह ताला उनकी जिंदगी महफूज रखे, उनके खानदानों तक उनको वापस पहुंचाए। आमीन। और आमीन। और साथ ही यही जुड़ी हुई बात है कि हम बजाय इस पर गुफ्तगू और बहस करें कि हमें बतौर कौम, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, हम एक सियासी जमात से निपटने की गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक लिहाज से शायद ये सही है, क्योंकि इस वक्त दो ही फैक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर और रियासत के ऊपर हमलावर हैं। एक तरफ दहशतगर्द हैं जिन्हें यही लोग 2021 में वापस लेकर आए थे अफगानिस्तान से, और फिर ये खुद जमात है जो मुस्तकिल मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ औकात पर, अब चाहे वो 9 मई है, चाहे वो बाद में के वाकयात हैं, इस्लामाबाद पर हमलावर हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, उनकी गाड़ियां, उनके लोग, उनके हथियार लेकर हमलावर हैं। तो लिहाजा अब दो तरीके हैं जी। एक तो जो तरीका हुकूमत ने इख्तियार भी किया है कि बड़ी एहतियात से इनको रोका जाए यहाँ तक आने से, लेकिन जो दूसरा दरवाजा है जिसको आज तक कभी तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल नहीं किया, कि वो पार्लियामान में आए और पार्लियामान में अपनी बात करें, पार्लियामान में अपना एहतजाज करें। आज कहा मोहतरम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कि जी हम सर पर कफन बांधेंगे, तो कफन गालिबन उन अमरीकी झंडों के बांधेंगे जो उनके जलसे में नजर आ रहे थे। तो लिहाजा अजीब गरीब एक मामला है कि ये जो मुस्तकिल थ्रेट है कि जी हम हमला कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, और खास तौर पे जब उस थ्रेट का जो जो सोर्स है वो वहां कहते हैं कि जी हम एक सूबे के लोग लेकर और वसाइल लेकर दूसरे सूबे की जेल पर हमलावर होंगे और हम उसके जरिए आजाद करवाएंगे, तो ये सियासत नहीं है। ये जेल पे एक हमला तो नहीं है, सियासत में उनकी हिकमत अमली तो तशद्दुद। ये बता रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा हजूम ला के डी चौक पर बैठेंगे, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो उनके बानी को रिहा करें, जो तहरीक इंसाफ के बकौल वो कहते हैं कि वो सियासी कैदी है, सियासी असीर है। और दूसरा जो आपने बात की थी पहले कि जी तहरीक इंसाफ ही इन सब दहशतगर्दों को लेकर आई थी, तो चले केपी स्पेसिफिक तो जो वाकयात होते हैं उनमें आप उन्हें जिम्मेदार चले ठहरा दें, लेकिन बलूचिस्तान में जो आज हुआ कोयटा में, ये तो बीएलए की तरफ से किया गया है, उसका तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, देखिए यहाँ ताल्लुक तो किसी दहशतगर्द का, मैं अभी भी मुझे खुशफहमी है कि तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान के दुश्मनों को जो मुस्तकिल हमलावर थे और हैं उनको आम माफी देकर लेकर आते हैं 2021 में, जैसे उस वक्त के सदर ने भी और वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा था, तो लिहाजा हमें इस सारे मामले को बड़ी संजीदगी से लेना है कि एक 2021 से पहले आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी बहुत हद तक कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अब 3 साल हो गए मुस्तकिल दहशतगर्दी में इजाफा। वही चंद दिन पहले मस्तुंग में जो है वो 8 पाकिस्तानी जो है शहीद हुए थे। तो लिहाजा हमें ये नहीं भूलना, और अब उससे पहले जुलाई में बन्नू का एक बहुत ही भयानक वाकया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में। तो लिहाजा इनकी जो जिम्मेदारी है उससे ये पीछे नहीं हट सकते। दूसरा यही है कि कुछ जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के वोटरों ने उनको दी है, अपने जानो माल की हिफाजत की, सेहत की, तालीम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, अमनो अमान की, लेकिन बजाय ये कि उसको उस पर फोकस किया जाए या दूसरे सूबों के लिए मॉडल बनाया जाए अपने सूबे को कि देखिए हम किस तरह बेहतर से दे रहे हैं, बेहतर तालीम दे रहे हैं, बेहतर वो मुस्तकिल उनके मेजॉरिटी में जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इस चीज से बड़े खुश हैं, जो है वो इस चीज से बड़े खुश है कि उनके वज़ीर आला जो है अपने बानी की रिहाई के लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। तो उनके जो सूबे के जो उनके वोटर्स हैं, इलेक्टोरेट है, वो तो बड़े मुतमईन है कि उनके वज़ीर आला बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। चाहे वो गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इस पर तो बहस हो सकती है, लेकिन वो मुतमईन है। देखिए अभी उसकी भी हमें एविडेंस जो है वो लेना बाकी है, क्योंकि ये भी हम देख रहे हैं कि अप्रैल से ये शुरू हुए हैं, हर महीने कहते हैं इस महीने हम जो है बानी चेयरमैन को छुड़ा लेंगे, इस महीने वो रिहा हो रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी दावा जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज साबित हुई है
कि अवाम की खिदमत में उनका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ अपने इक्तदार में और अपने बानी चेयरमैन में उनका इंटरेस्ट। बहरहाल इसमें एक तो उन्हें फ़ायदा होता है कि आप मईशत बेहतर होने के दावे करते हैं, तो जब वो ऐसी कोई कॉल देते हैं तो आप खुद ही सारा मुल्क बंद कर देते हैं, जिसके ज़ाहिर है मईशत पे बड़े बुरे असरात मुरतब होते हैं। और जिस मईशत की आप बात करते हैं, जिसका आप लेते हैं क्रेडिट कि हमने मईशत ठीक कर दी है, अभी मिनी बजट आने का बड़ा कभी इम्कान है। आज वज़ीर ख़जाना ने भी इस चीज़ को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया कि मिनी बजट नहीं आ रहा। तो मिनी बजट आ जाता है, तकरीबन 321 अरब का आपका पहले जो है 6 माह का बन रहा है शॉर्टफॉल। तो मिनी बजट आता है तो फिर तो आवाम को भी एक ठीक ठाक मवाद मिल जाएगा सड़कों पे निकलने के लिए। जो आपकी एक हिकमत अमली नज़र आती है कि जी लोग खुशहाल हो गए तो सड़कों पे नहीं आएंगे, तो फिर तो ये चीज़ें सब मिल गई आपस में, तो बड़े मसाइल नहीं पैदा हो जाएंगे आपके लिए। आने वाले दिनों में सिर्फ टैक्सेशन का इशू नहीं है। आई थिंक हुकूमत के सामने ज्यादा बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने अज़म का मुजाहिरा करे प्राइवेटाइजेशन के मामले में, और एक या दो ट्रांजैक्शन करके सर वो तो हमने दुनिया देख पर लिया और है पीआईए IMF के पर वादे मामले करे पे कि जो वो एक सेटबैक संजीदा। इतना बड़ा हुआ है, 18 मजीद इदारे जो लाइन में लगे थे प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो सारे प्रोसेस को बड़ा धचका लगा है एक कमजोर होमवर्क नहीं की तो वजह से। मेरी यही 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 हुकूमत के सामने चैलेंज है कि वो बजाय ये कि दोबारा नए टैक्सों की तरफ सोचें, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ और दूसरे रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़े, ताकि पाकिस्तान के अवाम पर बोझ डाले बगैर हम आगे बढ़ सके। और मुझे तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब जब इस पर फोकस करेंगे तो ये मामला भी इंशाल्लाह बहरहाल ये कामयाबी से वो 321 अरब हासिल के करेंगे। टैक्सेस अगर आवाम पे लग गए, आवाम की जेबों से निकालने की कोशिश की गई, तो ये बड़ा मसला होगा फिर। नहीं, ये तो है, मसला तो है, लेकिन हुकूमत भी पूरी तरह इस पर वाजे है, और यही सवाल है। हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, बड़े कवानीन वगैरह लाए गए, जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर बड़ी ऐसी चीज़ें लाई गई कि अपनी बका को जो है वो गारंटी करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम भी चैलेंज करने का फैसला किया। अब तक 8 लोग इसे चैलेंज कर चुके हैं, नवी शायद तहरीक इंसाफ होगी इसे चैलेंज करने वाली। कि चैलेंज अगर हो जाती है, सारा प्रोसेस अगर रिवर्स हो जाता है, फिर तो मसाइल होंगे आपके लिए काफ़ी संजीदा नोयत के। जी, यहाँ फिर पार्लियामान को अपना जो इस्तेहकाक है जो पाकिस्तान के अवाम ने उनको दिया, और पार्लियामान में सिर्फ गवर्नमेंट तो नहीं है, अपोजिशन भी है, क्या उसको अपना इस्तेहकाक के ऊपर इसरार करना होगा। और इसीलिए आपने ये देखा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब पहली दफा आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कालादम करार दे दिया, लेकिन पार्लियामान ने दोबारा उसको पास किया और आज वो मुल्क का कानून है। तो लिहाजा पार्लियामान को अपना इस्तेहकाक जो है वो उस पर और कोई इदारा आकर पार्लियामान को तकवीत नहीं देगा, खुद सही है। पार्लियामान को इस पर एक्ट करना है, हुकूमती जमातों को एक्ट करना है। और अगर वो एक्ट करेंगे तो मेरी ये पूरी तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामान की जो तकरीम और तौसीक है, और आइन ये कहता है कि अल्लाह ताला के ठीक है। बाद पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा, किसी इदारे के हाथ में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्राइम में गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और तज्ज़िया शामिल करेंगे मुनीर फारूक साहब का कि होने क्या जा रहा है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। मुनीर फारूक साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वाबी में जलसा किया और इस जलसे में 2 बड़े ऐलानात हुए। एक तो बानी PTI की रिहाई के लिए मूवमेंट चलाई जाएगी जिसकी कॉल इसी नवंबर के महीने में दी जाएगी। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का आज फैसला हुआ है, ऐलान हुआ है। ये तहरीक को लेकर अगर हम बात करें तो पहले तो ये ऐलान हुआ था कि 9 नवंबर से ये एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी, लेकिन उसका ऐलान फिलहाल मौखर हो गया और खान साहब इसकी फाइनल कॉल देंगे। तो क्या लग रहा है आपको, इस पर तो तहरीक इंसाफ कुछ मुख्तलिफ नताइज हासिल कर पाएगी, या ये भी पहले जो मुख्तलिफ मराहिल पर तहरीक इंसाफ ने अवामी मूवमेंट चलाने की कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी थी, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकी थी, ये भी एक और मूवमेंट होगी? बहुत शुक्रिया समर आपका। देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आप इसको अगर एनालाइज करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ने अपने वोटर को और अपने सपोर्टर को, उनके एक बहुत बड़ी जमात है और बावजूद इसके कि बहुत ही मुश्किल हालात में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत जमात के तौर पर एग्जिस्ट करती है, उसकी सपोर्ट बेस भी अपनी जगह मौजूद है। उन्होंने अपने वोटर को हम पंजाबी में कहते हैं आरे लगाना या बिजी करना, उसकी किसी ना किसी जगह उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना, तो लहू वो गर्म एनर्जी रखने का को है एक चैनलाइज बहाना। कर रहा है। एग्जैक्टली वो इसलिए देखिए क्या हालात बदल गए हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ है हमारे मुल्क में। देखिए, जो कैटलिस्ट ऑफ चेंज मैं हमेशा कहता हूं, या जो एजेंट ऑफ चेंज है, बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के अवाम नहीं रहे इन पिछले 70-75 सालों के अंदर। वो चंद पाकिस्तान के अंदर और अवामिल हैं जिनकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान के अंदर आती हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और क्या ऑप्शन है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं।
तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरे ख्याल में उनका मौक़िफ़ अपनी जगह दुरुस्त है कि ठीक है जी, हम इमरान खान साहब की कॉल का वेट कर रहे हैं, गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं नहीं आया तो अल्लाह माफ करे जनाजा पढ़ ले और मेरा सर कुचला जाएगा, फलान हो जाएगा। हर किसी को पता है कि गंडापुर साहब, मैं उन पे डाउट नहीं कर रहा कि या मैं तज्जिया ये नहीं कर रहा कि वो किसी के साथ दाव लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है वो एक ही इज इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन। वो इसलिए कि वो उनको पता है कि बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुक रखना है, मामलात भी चलाने हैं, फंड्स भी अपने रिट्रीव कराने हैं, एनएफसी के पैसे भी लेने हैं, सब कुछ करना है, सूबा भी चलाना है और एक ऐसा सूबा चलाना है। एग्जैक्टली तो बड़ा मुश्किल हालात में वो चल रहे हैं। ऊपर से प्रेशर है इमरान खान साहब की अपनी पार्टी का। गंडापुर साहब और नो गंडापुर साहब तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की वजह से है। अब मसला ये है बेर मिनिमम क्या है तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। क्या वो रिहाई डी चौक पर धरना देने से या लॉन्ग मार्च से मिलेगी? नहीं, द आंसर इज नो। क्या वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से मामलात ठीक होने से मिल सकती है? द आंसर इज यस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉब्लम फ्रॉम द डे वन यही रहा है कि उनकी लड़ाई रही है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ। मसला ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, वो ये करते रहे हैं लेकिन उनकी बात सुनाई नहीं दी गई। अब एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट इसमें अगर आप देखें वो ये है कि पूरी तहरीक इंसाफ बशमूल इमरान खान साहब के कुछ अरसे पहले तक यही कहते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं, सब कुछ करना, वो कोई अपना वो नुमाइंदा मुकर्रर कर दे। लेकिन वो नुमाइंदा भी मुकर्रर नहीं हुआ। और जो लास्ट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर आप उसको रिकॉल करें, उसमें उन्होंने बताया था कि जो ये मुज़ाकरात है, जी हाँ, और प्लस उन्होंने कहा था मुज़ाकरात करनी है तो ये तो सियासी जमातों का काम है, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा था कि सिद्के दिल से माफी मांगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन वो भी माफी किसको पता जी, कोई मांग भी ले, अगला कबूल करे ना करे। लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त बड़ी उस पे बैठी हुई है कि जी जब तक ये मुज़ाकरात हमारे थ्रू ही करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने पहले मेरे प्रोग्राम में कहा जी कि ये तो भूल जाए कि कोई एस्टेब्लिशमेंट इनसे डायरेक्ट मुज़ाकरात करेगी। अब मैं राना साहब की खुशफहमी से करार दे सकता हूँ या मैं उस कॉन्फिडेंस को कह सकता हूँ जो राना साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने दे रखा है कि जी हम इनसे कोई बात नहीं करेंगे, अगर ये आपसे करना चाहते हैं तो बहुत दफा करें। तो अब जो आगे की अगर हम बात करें तो ये मुज़ाकरात या बातचीत वाला जो है वो दरवाज़ा बंद हो चुका है या उसकी गुंजाइश अभी भी मौजूद है? कहीं ना कहीं जो राब्ते तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के जो बैक चैनल राब्तों की बात होती आई है पिछले काफ़ी महीनों से, वो राब्ते इंटैक्ट हैं, वो चल रही है बातचीत? देखिए, कुछ हद तक तो वो राब्ते अपनी जगह मौजूद रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो कि जिनको आगे से मैं नहीं कहता कि बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुकात एक मुनासिब हद तक रखे हैं, एंगेजमेंट रखी हुई है ताकि चले उनको एग्जैक्टली। लेकिन वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, उसका कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा। यानी आप दरवाजा खटखटाते हैं, शायद कोई आपको देखकर ये भी कहता है हाँ ठीक है मुझे पता है आप आए हुए हैं, लेकिन आपको कुछ दे नहीं रहा। तहरीक इंसाफ को वो सब कुछ मिल नहीं रहा। जैसे ही पॉलिसी तब्दील होगी वो सब कुछ मिलने लग पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब PMLN के हालात खराब थे तो PMLN के लिए भी दरवाजे बंद और लोग कहते थे जी मरियम नवाज शरीफ साहबा पे लकीर लग गई है, कांटा लग चुका है, मियां साहब नहीं आ सकते, खत्म हो गए। लेकिन आपने जो देखा पिछले 2 सालों के अंदर वो रिवर्स हो गई हर चीज। तो फिलहाल तो वो दरवाजा तहरीक इंसाफ के लिए बंद है, इमरान खान साहब के लिए बंद है। अगर उसमें तब्दीली आ गई तो पॉलिसी में तब्दीली आ गई जो कि हमारे मुल्क में आती रहती है, तो फिर दरवाजे खुल भी सकते हैं। लेकिन जो ये लॉन्ग मार्च धरना हम निकल आएंगे फाइनल कॉल दे देंगे, अब बात यह है कि मैं जो मुझे तारीख बताती है इस मुल्क की, मैं कोई प्रेडिक्शंस तो नहीं कर सकता, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, लेकिन मुझे जो तारीख एजुकेट करती है वो ये करती है कि हमारे मुल्क में लॉन्ग मार्चेस धरनों से हुकूमतें नहीं गिरी। अगर गिरी हैं तो हुकूमतें तो फिर वो उन रेशा दवानियों से गिरी हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आला अदालतों ने की है, इकट्ठे मिलके एट टाइम्स और प्लेयर्स बीच में शामिल होकर ये सब कुछ होता रहा है हमारे मुल्क में। वी हैड अ वेरी बैड हिस्ट्री इन दैट रिगार्ड। बट अभी एज वी स्पीक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक साइड पर है, पाकिस्तान की अदलिया के अंदर एक फैट लॉट है जो कि एक साइड पर है। अब वो भी इतनी इनग्रेस चली गई है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव की कि वो भी अब चीजें उतनी आसान नहीं रही। यानी कि ना जुडिशरी की तरफ से गवर्नमेंट को कोई थ्रेट है, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से है, ना तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर है कोई चांस बनता है तो वो अंदर से हो सकता है, पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी और साइड से। बाकी गवर्नमेंट के लिए जो है वो बिल्कुल वो सेफ खेल रही है।
देखिए समर, जो इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत भी, आसिफ जरदारी साहब इस बहुत ही मामला फहम और बड़े दूरअंदेश सियासतदान है। वो इस वक्त, वो कहते हैं ना, स्टेपिंग आउट ऑफ द सनशाइन विदाउट एनी रीजन, तो ही विल नेवर स्टेप आउट ऑफ द सनशाइन फॉर नो रीजन। उनको वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बहसीयत सदर पाकिस्तान भी और बहसीयत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह के तौर पर भी वो बेहतरीन ताल्लुक रखना चाहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर देख रहे हैं आगे, फॉर सम टाइम, इन टाइम्स टू कम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाउंस बैक करे पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। तो वो ये चाह रहे हैं कि वहां पर तहरीक इंसाफ इवेंचुअली आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए और अपना सियासी खत काट बढ़ाए। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई रेशा दवानियां नहीं हो रही। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुमकिनात बिल्कुल ऐसा ही है। होती हैं, मौजूद हैं। तो मुझे और आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि वन फाइन डे आपको अंदाजा हो कि यार ये पॉलिसी तो बदल गई है, क्योंकि मुझे मेरे मुल्क की तारीख ये बताती है कि पॉलिसी बदलते हुए उतनी देर लगती है जितना मुझे और आपको कहीं कमरे में जाते हुए और कमरे से बाहर आते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ कोई ऐसी चीज़ भी ट्रिगर कर जाती है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। यहाँ हमारी हिस्ट्री है कि बहुत छोटा सा इशू जो है वो ट्रिगर करके बड़ा इशू बन जाता है, जिससे मैस मोबिलाइजेशन होती है और गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आ जाया करती है। उस तरह की भी तहरीक इंसाफ ऐसे किसी मोमेंट को देख रही है। और साथ साथ अब उनकी उम्मीदें ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के वाइट हाउस में आने से भी काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है। हाल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में क़यादत इसे डाउन प्ले कर रही है। ज़ाहिर है एक वो पूरा बयानिया बनाया गया था कि जी एब्सोल्युटली नॉट और अमरीकी गुलामी ना मंजूर। अब उस वजह से तहरीक इंसाफ इसे डाउन प्ले जरूर करी, लेकिन यूके और यूएस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो तो बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं भाई ट्रंप आएगा और खान को बाहर निकाल लेगा। देखिए बात यह है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा डैमेज वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को नहीं कर सकते थे। पहले तो बात यह है कि अगर आपने अपने किसी ऐसे किसी तीसरे से, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने फायदा लेना है तो यार आपने उसका ढोल जरूर पीटना है। आप जरूर अपनी लॉबिंग करें, लॉबिंग एफर्ट करें। आप यही कराना चाहते हैं ना कि आप पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पे प्रेशर डलवाएंगे और इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हाथ पांव अपने मारें। लेकिन एक तो ये कि फिर अगर आपने ये करना है तो उसके अनाउंसमेंट्स ना करते फिरे, इसलिए कि कल अगर इमरान खान साहब को रिहाई मिल गई, मैं एक बात कहता हूँ, पॉसिबिलिटी है और वो भी सब बिल्कुल हो सकता है, तो रिहाई मिल गई तो फिर आप पे वो लानत हर कोई देगा जी कि देखिए आपने अमेरिका से, जिसकी गुलामी में आप कह रहे थे हम उससे निकाल रहे हैं कौम को, आप तो खुद उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं और आपने तो अपने लीडर को उनकी मदद से छुड़वाया है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के जो हार्डकोर सियासी लोग हैं वो तो इसको समझते हैं और वो इसीलिए डाउन प्ले कर रहे हैं। जिन्होंने सिर्फ बाहर बैठ के ट्वीट्स करनी है या यूट्यूब चैनल चलाने हैं, उनका तहरीक इंसाफ से क्या ताल्लुक फ्रेंकली। वैसे वो लोग तो बैठ के मतलब उन्होंने सारा दिन क्या करना होता है। वैसे हुकूमत के भी हाथ पांव आजकल खुले हुए हैं। हर उनके बयान के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रंप वाला मामला जरूर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आता ही आता है। वो इसे भी कहते हैं नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राना सनाउल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि हमारी मुशावरत इस पर हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जी ऐसी कोई कॉल आएगी तो नहीं, बड़ा इसका चांस बड़ा कम है। तो लेकिन ज़ाहिर है एक माजी मौजूद है कि जब 2000 में बिल क्लिंटन ने एक अपना रोल प्ले किया था मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान से बाहर जाने के वाले से। हमारी हिस्ट्री तो है, इस बात का इम्कान तो मौजूद है। अगर होता है तो ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखिए डिपेंड करता है कि उस वक्त हालात क्या होते हैं। ये मैं आपको जरूर बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर जब वो रहे पहली दफा और उनकी पाकिस्तान से क्या एंगेजमेंट रही, इसके बारे में तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत, मैं ये नहीं कहूँगा कि छानबीन कर रही है, वो उस ड्यूरेशन को जरूर देख रही है कि जी उस दौर में पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप की क्या एंगेजमेंट रही है। क्योंकि इमरान खान साहब को अपने पहलू में बिठा के उन्होंने कहा कि इमरान खान से पहले तो हमारे साथ चीट करता रहा है पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की रियासत, 1.3 बिलियन डॉलर हम देते थे और इन्होंने हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। तो ये तो उनको साथ बिठाकर उन्होंने पाकिस्तान को बैड माउथ किया था। अब देखना यह है, गवर्नमेंट तो इसका पता लगा रही है कि उस दौर में पाकिस्तान के साथ क्या एंगेजमेंट रही यूएस की। लेकिन अब मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर मजीद मामलात खुल जाएंगे। लेकिन देखिए ये जिस तरह की सूरत हाल है, इसमें मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ भी शायद ओवर एक्सपेक्ट कर रही है नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से, और शायद हुकूमत भी इस वक्त उसको केयरफुली एवेल्युएट अपनी तरफ से करने की कोशिश भी कर रही है। आप बहुत से लोगों से पूछे तो वो कहते हैं कि जी हम इसलिए मजबूरी हो जाती है कि हमें जवाब देना पड़ता है, अदरवाइज
यहाँ पर ऐसी कोई सेंटिमेंट नहीं है कि ओ जी अब हम फोनों की तरफ देखते न पड़े कि जी डोनाल्ड ट्रंप का फोन आएगा और हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे। ये मैं आपको जरूर बता दूं समर अब्बास के लॉजिक ये कहती है कि इमरान खान साहब की रिहाई अगले 4, 6, 8 महीने में हो सकती है। वो मैं लॉजिक इसलिए बार बार कहता हूँ, अनलेस कि उनकी कन्विक्शन हो जाए और वो फिर हायर कोर्ट्स में भी विथस्टैंड करे, वो एक और बात है। बट मुझे जो लग रहा है कि वो अगले 6-8 महीने में मुझे बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इतना लंबा अरसा आप किस प्रिटेक्स्ट पे किस तरह रख सकते हैं। सही। और फाइनली 26वीं आईनी तरमीम को पाकिस्तान तहरीक के साथ चैलेंज करने का ऐलान किया है। लग रहा है आपको कि आईनी बेंचेस बनने के बाद इसमें कोई तहरीक इंसाफ को फायदा हो सकता है? देखिए अभी जो आईनी बेंच बना है वो तो 2 महीने के लिए बना है। अगर तहरीक इंसाफ की वो पिटिशंस लग जाती हैं उसी आईनी बेंच के सामने, तो वहां पर तो मुझे लगता है वो टर्न डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर उनका फिर जो एक प्रोसीजर है जिसमें अभी बड़ी एम्बिग्विटी है कि जी उसका रिव्यू कहाँ फाइल होगा और फिर क्या वो फुल कोर्ट में जाएगा, वो अब एक बड़ा जिसे कह सकते हैं ना स्लिपरी स्लोप है। लेकिन मेरे ख्याल में पार्लियामेंट बड़ा सख्ती से रिएक्ट करेगी अगर इस तरमीम को छेड़ा गया अदलिया की तरफ से। बहुत शुक्रिया मुनीर फारूक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने तजिया मुलाहिज़ा किया सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार मुनीर फारूक का, जिनका कहना है कि खान साहब अगले 6 से 8 महीने में रिहाई उनकी हो सकती है। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी की, जब BLA की जानिब से आज बहुत ज़्यादा जुल्म जो है वो ढहाया गया आम मासूम शहरियों के ऊपर, जिसमें ख़वातीन थी, बच्चे थे, बुजुर्ग शहरी थे, जिनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिन काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा और सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस में इजाफा ही होता जा रहा है। अभी चंद हफ्तों कबल कराची में चीनी एहलकारों पर होने वाले खुदकुश हमले का जख्म भरा नहीं था कि आज बलूचिस्तान में होने वाली हौलनाक दहशतगर्दी ने खतरे की मजीद घंटियां बजा दी हैं। दुख की बात यह है कि आज होने वाले वाक़े में मासूम शहरियों को टारगेट किया गया, जब कोयटा के रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर के करीब खुदकुश धमाके के बायस खातून समेत 26 अफराद जमा हक, जबकि 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाका कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सुबह 8:18 पर हुआ, जब वहां मुसाफिरों की बड़ी तादाद 9 बजे जाफर एक्सप्रेस से अंदरून मुल्क जाने के लिए मौजूद थी। ताहम उस वक्त तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात ने रेलवे स्टेशन धमाका खुदकुश होने की तस्दीक करते हुए कहा कि धमाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की मजम्मत करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान के बकौल दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्वस अनासर तक पहुंच चुके हैं, उन तक भी पहुंचेंगे। दहशतगर्दों का पीछा करके बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का कला कमा करेंगे। दूसरी जानिब कोयटा धमाके की जिम्मेदारी कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल करते हुए कहा है कि यह हमला उसके खुदकुश स्क्वाड मजीद ब्रिगेड ने किया। याद रहे कि कलअदम BLA के जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को माजी में भी निशाना बनाया जाता रहा है, जिसमें 25 और 26 अगस्त की दरमियानी शब तहसील बेला में FC कैंप पर हमला होने की जिम्मेदारी भी इसी ग्रुप ने कबूल की थी। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान में कलअदम BLA की जानिब से यह हमला एन एक दिन बाद उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता रोज कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से यह दावा सामने आया था कि मूसा खेल में बलूचिस्तान पंजाब कौमी शहरा पर 23 अफराद को बसों से उतार कर कत्ल करने में मुलव्वस 2 दहशतगर्दों को गुज़िश्ता हफ्ते एक ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने दौरान तफ्तीश कई अहम इंकशाफात भी किए थे। सितम यह है कि कलअदम BLA की बुज़दिली इस इंतहा को आन पहुंची है कि वो निहत्ते और मासूम शहरियों को भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़ाने से कतरा नहीं रहे हैं। तभी रियासत का भी अज़्म मज़ीद पुख्ता हो चुका है कि अब कलअदम BLA का कला कमा करना ही होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।